If the diagonals of a quadrilateral bisect each other, then it is a parallelogram. Bisect each other then it is a parallelogram. Then it is a parallelogram. तो अभी क्या दे रखा है इन्होंने? पैरेललोग्राम तो नहीं बताया, इन्होंने बताया है कि कोई क्वाड्रिलेटरल है, तो क्वाड्रिलेटरल के जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या? आधे आधे में डिवाइड कर देते हैं, 50-50 में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, अच्छा। तो मुझे प्रूव करना है कि अगर डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को तो फिर वो क्वाड्रिलेटरल नहीं है, फिर वो पैरेललोग्राम है। ठीक, तो मैं उसको प्रूव करना चाह रहा हूँ ना पैरेललोग्राम, तो मैं उसको बनाऊंगा ही कुछ ऐसा कि वो देखने में पैरेललोग्राम जैसा दिखाई दे। ठीक ये पैरेललोग्राम बना रहे हैं, इसको बोल दीजिए ABCD। ये AC है, ये BD हो गया, ये सेंट्रल पॉइंट वो है, AO इज इक्वल टू OC है, BO इज इक्वल टू OD है, ये दे रखा है। गिवन AO इज इक्वल टू CO एंड BO इज इक्वल टू DO। हमें ये दे रखा है कि डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब AO इज इक्वल टू CO दे रखा है और BO इज इक्वल टू DO, ये दो चीजें हमको दे रखी हैं। मुझे प्रूव क्या करना है? टू प्रूव ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ये चीज प्रूव करनी है। हम ये कहेंगे कि इन ट्राइंगल AOD एंड BOC प्रूफ में लिखिएगा, इन ट्राइंगल AOD इन ट्राइंगल AOD एंड COB इन ट्राइंगल AOD एंड COB। अगर मैं AOD और COB दो ट्राइंगल्स की बात करता हूं तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि इसकी जो ये वाली साइड है AO, नमस्ते, और इसकी जो ये वाली साइड है CO, ये दोनों इक्वल हो जाएंगी। तो AO इज इक्वल टू CO, AO इज इक्वल टू CO ब्रैकेट में लिखिएगा गिवन। उसके बाद देखिएगा कि मैं जब ट्राइंगल AOD की बात कर रहा हूँ तो एंगल AOD ये वाला एंगल और एंगल COB ये वाला एंगल, ये वैसे ही इक्वल हो जाएंगे क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल COB, रीजन में लिखिएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अपोजिट को शॉर्ट में OPP ही लिख दिया मैंने बस, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। उसके बाद उसके बाद अगला देखेंगे, मैंने बोला AO इज इक्वल टू CO, गिवन है कि भाई इस वाले डायगोनल ने इसको बाइसेक्ट कर दिया, तो AO इज इक्वल टू CO है। ठीक है, और इस वाले डायगोनल ने इसको बाइसेक्ट कर दिया तो BO इज इक्वल टू DO है। तो AO इज इक्वल टू CO, ये तो हमको गिवन है। दूसरा AOD इज इक्वल टू COB, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। और तीसरा OD इज इक्वल टू OB, ये भी गिवन है। हाँ, तो यहाँ पर नोट करें
OD इज इक्वल टू OB गिवन, तो बाई SAS, बाई SAS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, भाई SAS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया आप देख लीजिए कि क्या है। पहले अगर मैं सिर्फ इस ट्रायंगल की बात करूं तो पहले साइड है, फिर एंगल है और फिर साइड है, तो SAS। अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पर भी देखो, पहले साइड फिर एंगल फिर साइड, तो SAS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। SAS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया से मैं बोलूंगा ट्रायंगल AOD इज सिमिलर टू, ट्रायंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COB। ठीक है। अच्छा, ये सीक्वेंस हम पता है कैसे देखते हैं, जैसे मान लीजिए दो हमारे पास ट्रायंगल्स दे रखे हैं, अब उसमें एक एंगल इक्वल आ रहा है और दो साइड्स इक्वल आ रही हैं, तो हम उसको किस तरीके से देखेंगे कि AOD COB के ही कॉन्ग्रुएंट क्यों है, AOD BOC के कॉन्ग्रुएंट क्यों नहीं है? बताइए भाई, है तो दोनों ट्रायंगल ही, आप उसको COB बोलो या BOC बोलो, बात तो एक ही है। ठीक है, लेकिन सीक्वेंस मैटर करता है, वो किस तरीके से देखा जाता है। जैसे दो एंगल्स हैं, अगर दो एंगल दे रखा है और एक साइड दे रखा है तो उसको कैसे करना है वो हम देख चुके हैं, लेकिन यहाँ पर दो साइड्स हैं और एक एंगल है, उसको कैसे करना है वो देखिएगा। तो मैं क्या करूंगा, रफ में कर लूंगा इस काम को, फेयर में तो हमने ऐसे करके दिखा दिया, रफ में बाजू में कहीं पर लिख लेना है। जैसे ये AO इज इक्वल टू CO है, मैंने इधर लिख दिया बेटा AO इज इक्वल टू CO, है ना। तो दो साइड्स हैं, तो अब साइड्स अगर दे रखी हो, दो साइड्स अगर हो, तो दो साइड्स की हेल्प से मैं कैसे बता सकता हूँ? ठीक है, दो एंगल की हेल्प से कैसे बता सकते हैं वो तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो ये OD इज इक्वल टू OB, ये दो साइड्स है, बीच का जो एंगल इक्वल है उसको छोड़ो आप, OD इज इक्वल टू OB, ये हो गया। तो अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूं तो मैं ऐसे लिखूंगा कि AO एंड OD, तो मैं इसको ना दोनों को AO एंड OD ऐसे साइड्स को लिखूंगा, तो हो सकता था मैं इसको OD ना बोलकर DO बोल देता, लेकिन हमें क्या करना है, AO और OD लिख लिया, अब इसको ओवरलैप कर दो, अब इन दोनों को ज्वाइन कर दो, तो O शुड ओवरलैप विद O। ठीक है, अगर मान लीजिए ये DO लिखा हुआ होता, तो मुझे क्या करना होता कि इसमें बाद वाला अल्फाबेट O है और इसका भी बाद वाला अल्फाबेट O है, तो मुझे इसके पहले वाले अल्फाबेट को O बनाना होता, तो मैं इसको कैसे लिखता, मैं OD लिखता इसको इस तरह से, और फिर जब हम दोनों को ज्वाइन करेंगे तो O को ओवरलैप कर जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, AOD। इसी तरह से ये CO और OB है, CO एंड OB, तो इस ट्राइंगल को मैं BOC नहीं बोल सकता क्योंकि O यहाँ पर है CO और ये यहाँ पर है BO। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, COB, इस तरह से लिखेंगे। समझ गए कि नहीं? ठीक है, बताइए बेटा, सभी को क्लियर है, ऑनलाइन वाले यस बेटा? सर। यस सर। चलिए ठीक है, यस सर। चलो ओके। तो ये हमारे पास हो गया ट्राइंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COB। फिर मैं ये कहूंगा कि जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी तो इक्वल होंगे, तो ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये इक्वल हो जाएगा। ठीक है, कैसे? आप ये देखिएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल वो तो तब पता चलेगा जब पैरेलल होती लाइंस। ठीक है, जब लाइंस पैरेलल होती है, लाइंस तो पैरेलल नहीं दे रखी है ना, ट्राइंगल सॉरी, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट दे रखे हैं, तो देखो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए, तो AOD में सबसे पहला अल्फाबेट क्या है, A, तो इस वाले ट्राइंगल का एंगल A, और इसका सबसे पहला अल्फाबेट क्या है, C, इस वाले ट्राइंगल का एंगल C, ये दोनों इक्वल होंगे, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, एंगल, अगर मुझे A एंगल मेंशन करना है तो A इसके बीच में आ जाएगा, एंगल OAD। अगर मुझे C की बात करनी है तो C इन दोनों के बीच में आ जाएगा, एंगल OCB। ठीक है, रीजन में लिखिएगा बाई CPCT, बाई CPCT। और जब हम इनको देखते हैं इस फिगर में, अगर मैं देखता हूं इसको, तो फिगर में देखकर मुझे ऐसा लगता है कि अरे ये एक ट्रांसवर्सल है और BC एक लाइन है और AD एक लाइन है, मैं नहीं कहता कि ये पैरेलल है, ठीक है, लेकिन एक लाइन ये BC है और एक लाइन ये AD है, इन दोनों लाइंस को टच करने वाली ये एक स्ट्रेट लाइन है, और एक एंगल, ये जो C वाला एंगल है ये इस लाइन के इधर बन रहा है, और ये जो A वाला एंगल है ये इस लाइन के इधर बन रहा है। तो ये ऐसा लगता है कि ये दोनों एंगल्स अगर इक्वल है, तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल तभी होते हैं जब लाइंस पैरेलल होती हैं। ठीक है ना,
तो दिखाई दे रहा है कि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहे हैं, और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर इक्वल है तो इसका मतलब लाइंस मस्ट बी पैरेलल। तो हम यहां पर ये कहेंगे कि एंड एंगल OAD एंड एंगल OCB आर मेकिंग अ पेयर ऑफ alternate interior angles, are making a pair of alternate interior angles. Hence, the lines AD is parallel to BC. AD is parallel to BC. ये जो स्टेटमेंट है इसको आप बोल दीजिए स्टेटमेंट नंबर 1। इसको स्टेटमेंट नंबर 1 बोल दीजिए। ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, सभी को क्लियर है यहाँ तक? यस यस सर। ठीक है। टिया, विधि, लक्ष्य, यस सर। ठीक है। तो AD इज पैरेलल टू BC, ये हो गया। इसको मैंने स्टेटमेंट नंबर 1 बोल दिया। आगे देखते हैं। अब मैं बात करूंगा कि मैंने ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करा। अब मैं इस ट्राइंगल की और इस ट्राइंगल की बात करूंगा। तो मैं कहूंगा ट्राइंगल DOC। नाउ in triangle DOC and triangle BOA, इन ट्राइंगल DOC एंड ट्राइंगल BOA, अगर हम इन दो ट्राइंगल्स की अब बात करते हैं तो इन दो ट्राइंगल्स में देखिएगा, DOC में मैं ये बोलूंगा DO और BOA में मैं बोलूंगा BO। DO इज इक्वल टू BO। DO इज इक्वल टू BO गिवन, पहली चीज। उसके बाद फिर हम ये कहेंगे कि इस वाले ट्राइंगल में DOC की अगर मैं बात करूं तो ये वाला एंगल और ये वाला, ये दोनों एंगल्स जो हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए। मैं कहूंगा एंगल DOC इज इक्वल टू एंगल BOA। रीजन में लिखें, रीजन में लिखें वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, एंगल DOC इज इक्वल टू एंगल BOA, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो DO इज इक्वल टू BO हो गया, एंगल DOC इज इक्वल टू एंगल BOA हो गया। उसके अलावा इसमें OC और इसमें OC और इसमें OA, OC इज इक्वल टू OA गिवन। तो अगेन फिर वही बात हो गई कि आप ये देखो कि ट्राइंगल DOC में मैं क्या क्या यूज कर रहा हूँ, साइड DO OC और बीच का एंगल DOC। ठीक है, तो DO OC और बीच का एंगल DOC, तो क्या हो गया साइड एंगल साइड। ऐसे ही दूसरे वाले ट्राइंगल में आप इधर देखिए BO OA और बीच का एंगल BOA, BO OA और बीच का एंगल BOA। ठीक है, तो अब क्या कहेंगे, फिर से वही क्राइटेरिया साइड एंगल साइड। तो भाई ऐसे है कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। फिर हम देखेंगे कि किस तरीके से लेंगे। देखिए इसमें एक एंगल है लेकिन दो साइड तो गिवन है ना। तो DO और OC को अगर कंबाइन कर दूंगा, DO प्लस OC क्या बन जाएगा, DOC। ठीक है, ऐसे ही BO प्लस OA क्या बन जाएगा, BOA। ठीक है, तो हम वही लेंगे DOC, ट्राइंगल DOC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOA। ठीक है, यहां से करने के बाद में फिर कोई आप एक एंगल ले लो भाई, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। तो पहला अल्फाबेट पकड़िए इसका D, तो इसका एंगल D, और इसका पहला अल्फाबेट इसका एंगल B। इस ट्राइंगल का एंगल D और इस ट्राइंगल का एंगल B दे विल बी इक्वल। तो मैं कहूंगा एंगल ODC इज इक्वल टू एंगल OBA। रीजन में आएगा बाई CPCT। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स
ये वाला जो हमारा एंगल है, ये वाला और ये वाला OBA, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। एंड एंगल ODC एंड एंगल OBA आर मेकिंग a pair of are making a pair of alternate making a pair of alternate interior angles, comma, hence the lines। इसलिए हमारी ये वाली लाइंस भी देखिए, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अगर इक्वल है तो मैं कह दूंगा कि DC और AB पैरेलल होंगी, ठीक है। hence the lines DC is parallel to AB, और इसको आप बोल दीजिए स्टेटमेंट नंबर 2। अब आप ये देखो कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर ये AD और BC पैरेलल हो गए और अगर ये DC और AB पैरेलल हो गए तो मैं ये कहूंगा अपोजिट साइड्स पैरेलल हो गई। अपोजिट साइड्स अगर पैरेलल हो गई तो इट मस्ट बी अ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो यहां पर नोट करेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड AD is parallel to BC and AD is parallel to BC and DC is parallel to AB. So ABCD must be a parallelogram, ठीक है। और यही चीज हमको प्रूव करनी थी, ये प्रूव हो गया, ठीक है। सभी बता दीजिए, ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, क्लियर है? यस सर। यस सर। चलिए जी आगे चलते हैं फिर। हाँ जी, कहाँ पर अटके बताओ। हाँ, कहाँ पर नहीं आया समझ में, किसी ने बोला था अभी, नो सर बताइए। अरे सभी को क्लियर है बताइए। विधि, टिया, सर क्लियर है। लक्ष्य, जानवी, देवांश, आन्या, सर क्लियर। यस सर क्लियर है। क्लियर है। चलिए, मुझे लगता है गलत सुनाई दिया था। चलिए आगे चलते हैं फिर। अब ये थ्योरम्स तो यहाँ पर सारी कंप्लीट हुई, अब एग्जांपल्स देखेंगे। पेज नंबर 141 पर एग्जांपल नंबर 1 है, एनसीईआरटी में बिल्कुल नीचे दे रखा है। हाँ जी, नोट कर लिया आपने पूरा थ्योरम, पूरी नोट कर ली? क्यों? करो उसको, नोट तो करो। यहां से स्टार्ट कर रहा है, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। किसी को नहीं समझ में आया हो तो बताइए। अच्छा, जो टर्म 1 के एग्जाम सभी के यहाँ पर हो चुके हैं, तुम्हारे यहाँ पर रह रहे हैं, बचे हैं अभी, कब तक खत्म है? 21 को खत्म है तुम्हारे यहाँ। तुम्हारे यहाँ तो नवंबर में होंगे, है ना। लेकिन टर्म 2 का सिलेबस स्टार्ट कर दिया है, इसमें तो क्वाड्रिलेटरल चल रहा है। कर रहे हो ना इसको नोट? मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, इसको कंप्लीट करो। बाकी कर लिया दिखाओ। दूसरे में कर रखा है? मैंने कराया तो था ही नहीं है, आज ही करा रहा हूँ। अच्छा, चलो घर पहुंच के मेरे को फोटो खींच के भेजना उसकी, ठीक है। मैं कुछ कह रहे थे नहीं। चलिए जी, तो पेज नंबर 141 पर एग्जांपल नंबर 1 है। एग्जांपल 1 में देखिए क्या पूछ रहे हैं ये, कि शो दैट ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज अ राइट एंगल।
show that each angle of a rectangle is a each angle of a rectangle is a right angle. अब हम ये कहते हैं, हमने सिर्फ और सिर्फ एक चीज बताई थी कि अगर मान लीजिए हम किसी भी पैरेललोग्राम में ये कह देते हैं कि उसका एक एंगल भी अगर राइट एंगल हो गया तो फिर उसको हम क्या बोलेंगे कि वो रेक्टेंगल है। ठीक है, यहाँ पर क्या प्रूव करना है कि भाई एक एंगल नहीं, सारे के सारे एंगल ही उसके राइट एंगल होंगे, मतलब सारे एंगल 90 डिग्री के होंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर नोट करें, इसके सॉल्यूशन में नोट करेंगे, we know that a parallelogram whose one angle is a right angle, a parallelogram whose one angle is a right angle is called a rectangle. हम ये कहते हैं कि कोई भी एक पैरेललोग्राम में अगर एक भी एंगल राइट एंगल हो जाता है तो हम उसको रेक्टेंगल बोलते हैं। प्रूव क्या करना है कि सारे के सारे एंगल जो है वो राइट एंगल होने चाहिए। ठीक है, ये चीज प्रूव करनी है। ठीक, तो मैं इसको बोल रहा हूं ए बी सी डी। ठीक है, ये हमने बोल दिया कि ये एक पैरेललोग्राम है और इसका एक एंगल जो है वो राइट एंगल दे रखा है, एंगल ए राइट एंगल दे रखा है। लेट ए बी सी डी बी अ रेक्टेंगल where एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इतना कह रहे हैं हम कि कोई भी एक पैरेललोग्राम है, उस पैरेललोग्राम में अगर एक भी एंगल 90 डिग्री हो जाएगा तो हम उसको रेक्टेंगल बोल देंगे। ठीक है, तो ये एक रेक्टेंगल है, मतलब ये एक पैरेललोग्राम है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री दे रखा है। ठीक है, बाकी के भी 90 डिग्री प्रूव करने हैं। कैसे करूंगा, देखो एंगल ए 90 डिग्री है, हम ये कहेंगे सिंस इट इज अ पैरेललोग्राम फिर से दिमाग में डाउट नहीं आना चाहिए कि पैरेललोग्राम क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम whose one angle is 90 डिग्री। ठीक है, रेक्टेंगल क्या है, एक पैरेललोग्राम है जिसका एक एंगल 90 डिग्री होगा। सिंस इट इज अ पैरेललोग्राम where एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स जो हैं वो पैरेलल होती हैं, और अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं तो उस पर पैरेलल लाइंस वाले सारे रूल्स लगेंगे। इस पर फिर पैरेलल साइड्स वाले रूल लगेंगे। अगर ये AD इज पैरेलल टू BC लिखिएगा, सिंस AD is parallel to BC, it implies that angle A plus angle B is equal to 180 डिग्री। मैंने कहा कि AD BC के पैरेलल है तो इसका मतलब ये वाला एंगल और जो इधर वाला एंगल है ये दोनों के दोनों कौन से हो गए, को इंटीरियर एंगल। क्यों, क्योंकि BC और AD दोनों पैरेलल हैं एंड AB is behaving like a transversal। तो ट्रांसवर्सल के एक तरफ वाले ही जो दोनों एंगल होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है, क्योंकि उनको हम को इंटीरियर एंगल बोल देते हैं। ठीक है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, रीजन में लिख दीजिएगा को इंटीरियर एंगल्स। एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, रीजन में आ गया को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अच्छा एंगल ए की वैल्यू मैं जानता हूँ 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री।
अब 90 डिग्री को उधर ले जाइए तो एंगल बी कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो हमारा एंगल बी इज इक्वल टू हो गया 90 डिग्री। ठीक है, एंगल ए तो 90 डिग्री था ही, एंगल बी भी 90 डिग्री आ गया। तो हमने ये देखा कि ये जो AD है और BC है ये पैरेलल लाइंस हैं। एक और भी तो है, ये AB और DC भी तो पैरेलल लाइंस हैं। ठीक, तो हम ये कहेंगे सिंस AB is parallel to DC which implies that कि ये वाला, ये जो AB है और DC है ये पैरेलल लाइंस हैं, तो ये जो AD ट्रांसवर्सल हो गई, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल्स का सम भी 180 डिग्री होगा। ये भी को इंटीरियर एंगल्स हो गए। तो हम ये कहेंगे एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन में लिखिएगा को इंटीरियर एंगल्स, एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। अभी एंगल A कितना है, 90 डिग्री, प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल A भी हो गया, एंगल B भी हो गया, एंगल D भी हो गया। ये तीन एंगल्स जो है 90 डिग्री के हो गए, तो चौथा तो अपने आप ही 90 हो गया। यहाँ पर आप अब नोट करें कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360 डिग्री। भाई पैरेललोग्राम हो, रेक्टेंगल हो, कुछ भी हो, है तो क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। रीजन में लिखें एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, एंगल A, एंगल B और एंगल D तीनों के तीनों 90 90 हैं। तो इधर लिखिए 90 डिग्री, एंगल B भी 90 डिग्री, एंगल C मुझे नहीं पता, एंगल D 90 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। 90 90 90 हो गया 270 डिग्री, एंगल C प्लस 270 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। 270 को उधर ले जाओ तो एंगल C इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 270 डिग्री, तो हमारा एंगल C जो है ये भी 90 डिग्री आ गया। Hence all the angles of a rectangle are right angles. सारे एंगल राइट एंगल है, प्रूव्ड। यही चीज प्रूव करनी थी। ठीक है, ये एग्जांपल नंबर 1 था इसका। ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है? सर चलिए जी, ठीक है, अगला देखते हैं फिर एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल 2 में है शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मेरे को ये शो करना है कि जो डायगोनल्स हैं, रोम्बस के जो डायगोनल्स हैं, वो एक दूसरे पर 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, दोनों परपेंडिकुलर हैं, ये शो करना है। एग्जांपल 2, show that the diagonals of a rhombus are perpendicular to each other. Are perpendicular to each other.
शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो पहले रोम्बस बनाएंगे। रोम्बस क्या होता है? एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी सारी साइड्स इक्वल है। ठीक, तो देखिएगा यहां मेंशन कीजिएगा लेट ABCD बी अ रोम्बस। ABCD रोम्बस है तो उसकी सारी साइड्स इक्वल है, अपोजिट साइड्स पैरेलल भी है। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा, रोम्बस की एक खास प्रॉपर्टी होती है कि रोम्बस के जो डायगोनल्स हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो यहां पर हम ये कहेंगे सिंस इट इज अ डायगोनल, since it is a diagonal, since it is a rhombus, since it is a rhombus, comma, so its diagonals since it is a rhombus, so its diagonals bisect each other. Since it is a rhombus, so its diagonals bisect each other. इसके diagonals एक दूसरे को bisect करते हैं। अब आप ये देखो कि डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो उसका मतलब क्या हो गया? ये अगर ये वाला पॉइंट जो सेंट्रल पॉइंट है जहां पर ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो हमारा AO और OC ये दोनों इक्वल हो गया, BO और DO ये दोनों इक्वल हो गए। ठीक है, that is AO is equal to OC and BO is equal to DO, BO is equal to DO, ये हो गया। अब एक काम करते हैं, इसमें एक काम करेंगे, जैसे मान लीजिए ये वाला ट्रायंगल है और ये वाला ट्रायंगल, ये दो ले लेते हैं, AOD और COD, बराबर बराबर वाले ट्रायंगल्स ये ले लेते हैं। इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल COD, इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल COD हम ये कहेंगे AO इज इक्वल टू CO। गिवन ये AO और CO तो इक्वल है, गिवन है। उसके बाद में बोलूंगा DO इज इक्वल टू DO कॉमन साइड, DO इज इक्वल टू DO कॉमन साइड, ये हो गया। उसके बाद तीसरा देखिएगा, ये जो AD है और ये जो DC है ये तो वैसे ही इक्वल हो गए साइड्स ऑफ अ रोम्बस। ठीक है, तो लिखें AD इज इक्वल टू CD। AD इज इक्वल टू CD साइड्स ऑफ अ रोम्बस, ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये देखिएगा कि जब हमारे पास AOD और COD दो ट्राइंगल्स हैं, तो इन दोनों ट्राइंगल्स को मैं कॉन्ग्रुएंट कह सकता हूँ। और किस तरीके से कहेंगे? यहाँ तो तीन साइड मिल गई, मेरे लिए तो दो ही साइड सफिशिएंट होती हैं। तो हमने कहा कि इसमें क्या है AO और DO और इसमें क्या है CO और DO। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए सीक्वेंस क्या लूंगा वो देखना है मुझे। तो हम दो साइड लिख लेंगे और उसमें जो उसके अल्फाबेट्स है ना, उसमें देखेंगे कॉमन वाला अल्फाबेट बीच में आना चाहिए। कॉमन वाला अल्फाबेट बीच में लिख लेंगे। तो मैंने आपसे जैसे कहा था कि ऐसी चीज को आप रफ में लिख कर देख लेना। तो जैसे मान लो AO और DO है, तो AO एंड DO इधर है,
तो मैं जो कॉमन है इनमें अल्फाबेट वो ओ है, तो इसको मैं बीच में लिख लूंगा, तो ये हो गया एओ एंड ओडी। ये क्या हो गया, ये ट्राइंगल बन गया एओडी। ठीक है, बन गया। क्या करा हमने इसमें? अच्छा, इसी तरीके से ये सीओ और डीओ है, तो इस तरह से अगर मैं लिखूंगा सीओ एंड डीओ, सीओ एंड डीओ, तो इसको फिर से मैं वही काम करूंगा कि ओ को बीच में ले लेंगे, ऐसे लिख लेंगे सीओ एंड ओडी। ये क्या बन जाएगा, सीओ डी। तो दो ट्राइंगल हो गए, एओडी और सीओडी। तो सीधा सीधा हम यहाँ पर कहेंगे कि बाई विच क्राइटेरिया, क्योंकि एंगल तो हमने लिया ही नहीं कोई भी, साइड 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 ले रहे हैं ना, तो बाई ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, बाई ट्रिपल एस, बाई ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस। ये मैं थोड़ा नीचे लिख रहा हूँ, ऑनलाइन वालों को दिखाई नहीं दे रहा होगा। By triple S congruence criteria, triangle AOD is congruent to triangle COD. Triangle AOD is congruent to triangle COD. ये हो गया। ये करने के बाद में फिर हम ये कहेंगे कि यहाँ पर अगर मैं इस वाले ट्राइंगल की बात करूं तो यहाँ पर ये एंगल AOD और इस वाले ट्राइंगल का एंगल COD, ये दोनों इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि O यहाँ पर सेकंड पोजीशन पर आ रहा है, इसमें भी ये O एंगल जो है सेकंड पोजीशन पर आ रहा है, तो सेकंड पोजीशन वाले हमारे एंगल इक्वल होंगे। मैं सेकंड पोजीशन वाले में ही क्यों इंटरेस्टेड हूँ? मैं इस वजह से इंटरेस्टेड हूँ क्योंकि मैं ये शो करना चाह रहा हूँ कि ये जो बीच में एंगल बन रहे हैं 90 डिग्री बन रहे हैं। हमें यही तो शो करना है कि जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। ये प्रूव करना है। क्वेश्चन क्या था? शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। बाइसेक्ट तो वो करते हैं, वो तो हमें पता है। ठीक है, परपेंडिकुलर है एक दूसरे पे, मतलब बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। परपेंडिकुलर का मतलब यही। तो हम ये बोलेंगे कि एंगल एओडी इज इक्वल टू एंगल सीओडी बाई सीपीसीटी। अब जब एओडी और सीओडी दोनों ही इक्वल है तो उसको हम क्या मान लेंगे, इज इक्वल टू एक्स। ब्रैकेट में लिख दीजिए से, इधर आगे आप से लिख दीजिए कि हमने दोनों को, जब दोनों ही इक्वल हैं तो हमने क्या करा कि बेटा इसको भी एक्स मान लिया और इसको भी एक्स मान लिया। सिंस AC इज अ स्ट्रेट लाइन, AC एक डायगोनल है और डायगोनल क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है। सिंस AC इज अ स्ट्रेट लाइन, since AC is a straight line, therefore angle AOD plus angle COD is equal to 180 degree. एंगल AOD प्लस एंगल COD इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या हो गया, लीनियर पेयर। हाँ, और हमारा एंगल AOD भी x है और एंगल COD भी x है, तो x प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। अभी x प्लस एक्स कितना हो गया, 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर डिवाइड में चला जाएगा, तो x कितना हो गया 180 डिग्री अपॉन 2, तो 290 सा, तो x हमारा क्या हो गया बेटा 90 डिग्री। x 90 डिग्री हो गया। तो आपको एक चीज समझ में आ गई होगी, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। ठीक है, तो जब ये दोनों 90 डिग्री हैं तो ये वर्टिकली अपोजिट ये भी 90। ठीक है, मैं बोलूंगा सिंस एंगल AOD since एंगल AOD is equal to 90 डिग्री, इट implies that, देखिए एंगल AOD वो कहाँ बन रहा है, ये लाइन और ये लाइन इस तरह से एक दूसरे को काट रहे हैं, तो इधर वाला एंगल 90 डिग्री बन रहा है, तो बेटा इधर वाला भी तो 90 डिग्री बनेगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है ना, वो इसके आमने सामने वाले एंगल है। ठीक, तो हम बोलेंगे कि एंगल COB is equal to एंगल AOD is equal to 90 डिग्री। वर्टिकली
ऑपोजिट एंगल्स। एक तो ये हो गया। इसी तरीके से देखिए कि ये वाला एंगल है इधर 90, तो भाई ये वाला एंगल भी 90 डिग्री हो जाएगा। एंगल डीओसी, एंगल डीओसी इज इक्वल टू एंगल एओबी तो ये भी हमारा क्या हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, हेंस diagonals of a rhombus are perpendicular to each other. Diagonals of a rhombus are perpendicular to each other. समझ गए होंगे? ठीक है भाई, ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं क्लियर है कि नहीं? यस सर। ठीक है, तो देखिए क्वाड्रिलेटरल्स के क्वेश्चंस थोड़े से आपको लेंदी लग सकते हैं, लेकिन थोड़ा सोचने वाले क्वेश्चंस हैं, मतलब दिमाग पर थोड़ा जोर डालना पड़ेगा, लेकिन एक बार आपने कर लिया तो कंफर्टेबल हो जाओगे। ठीक है, चलिए जी अगला देखते हैं। एग्जांपल नंबर 3 है, ABC is an isosceles triangle in which AB is equal to AC. AD bisects exterior angle PAC and CD is parallel to AB. See figure 8.14. Show that. हमको ये फिगर इसमें दे रखी है, तो पहले फिगर बना लेते हैं। एग्जांपल नंबर 3 NCERT। एग्जांपल 3 A B C D, A B C और D ये दे रखा है, ABCD। इन्होंने दिया ABC is an isosceles triangle in which AB is equal to AC। ABC तो मतलब आपको A को C से ज्वाइन कर लेना है। AB और AC ये दोनों इक्वल हैं। ABC is an isosceles triangle in which AB is equal to AC. AD bisects exterior angle PAC। ये ना, ये पॉइंट है P, ये वाला पॉइंट है P, तो PAC ये जो पूरा का पूरा एंगल बनेगा, तो AD उसको बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। मेरी बात समझ में आ गई? इन्होंने क्या दिया है कि AD जो है इट इज बाइसेक्टिंग एंगल PAC, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। एक तो ये दिया है, दूसरा इन्होंने बोला है AD bisects exterior angle PAC and CD is parallel to AB, and ये जो CD लाइन है ये इस AB लाइन के पैरेलल है। चलो जी ठीक है, तो अगर CD AB के पैरेलल है ठीक है, चलो मुझे शो क्या करना है। फर्स्ट पार्ट है एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल BCA। शो दैट फर्स्ट पार्ट है एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल BCA। एंगल DAC, एंगल DAC ये वाला एंगल, एंगल BCA इसके बराबर होगा, ये प्रूव करना है। कैसे करेंगे? कुल मिलाकर आप ये सोच लो
कि मुझे ये प्रूव कर देना है कि ये वाला मतलब ये जो बन रहा है ना ए बी सी डी ये एक पैरेललोग्राम है, हमको ये प्रूव करना है। अगर ये पैरेललोग्राम प्रूव हो गया तो सीधी सी बात है, एक मिनट, इन्होंने तो दे रखा है ना AD इज पैरेलल टू BC, नहीं CD इज पैरेलल टू AB गिवन है, ये दे रखा है कि CD जो है वो AB के पैरेलल है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, इसी से बात बन जाएगी हमारी, हम इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, देखिएगा मैं क्या करूंगा इसमें इसके सॉल्यूशन में, सिंस CD इज पैरेलल टू AB दे रखा है ना, बेस एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल के भी इक्वल होते हैं, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के भी इक्वल होगा। Since triangle ABC is an isosceles triangle, since triangle ABC is an isosceles triangle, therefore isosceles triangle where AB is equal to AC, where AB is equal to AC, so it implies that angle ABC is equal to angle ACB। रीजन में क्या लिखेंगे, या तो बेस एंगल्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल लिख लो, और या फिर लिख लो बेस एंगल्स ही लिख लीजिए कि बेस एंगल्स उसके इक्वल होते हैं, बेस एंगल्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ये वाला एंगल हमारा इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करिएगा, अब मैं ये कहूंगा कि और मुझे प्रूव क्या करना है, मुझे प्रूव करना है कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, DAC इज इक्वल टू एंगल BCA, ये चीज प्रूव करनी है। ये दो एंगल्स हमारे इक्वल हैं और हमने कहा कि इसको ले लेते हैं। चलिए, गुड इवनिंग। एक काम करिए, इतना करके छोड़िए, नेक्स्ट क्लास में करवाता हूँ। गुड इवनिंग। ठीक है, कल मैं साइंस में इस मैटर अराउंड अस प्योर करवाऊंगा। ठीक है, गुड इवनिंग। थैंक यू सर। ओके जी, ओके।